एक बार फिर से आपसे भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आप लोगों ने कमेंट किया था सर बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक के उत्तर कराइए, तो इस वीडियो में आपको लेके आ गया हूँ क्वेश्चन बैंक के उत्तर। जीव विज्ञान कक्षा 12 एमपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए जीव विज्ञान के क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। आपको इस वीडियो पे क्वेश्चन बैंक उत्तर मिल जाएंगे और इस वीडियो के बाद आपको पूरे क्वेश्चन बैंक के जो भी हैं ना, क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चंस हैं सबके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो ज़रा मिस ना करना। हम पहले पार्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है जीवों में जनन, ठीक है ना। इसके मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई उपयुक्त उदाहरण दो, है ना। बात समझेंगे। इस पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के, है ना, एक दो क्वेश्चन छोड़ के जो कि आपके परीक्षा दृष्टि इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बाकी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिलेंगे परीक्षा दृष्टि इम्पोर्टेंट है उन्हें कराया गया है, आप इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला था कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दो, है ना। तो कायिक प्रवर्धन पौधों में होने वाला एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधों के कायिक अंग जैसे तना, जड़ और पत्ती का प्रयोग नए पौधे उगाने में किया जाता है, ठीक है। पुराने पौधे के विभिन्न अंगों में उपस्थित कायिक प्रवर्ध या अंकुर को अनुकूल परिस्थितियां, नमी, ताप आदि दी जाती है, तब वे नए पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, आलू के कंद का प्रयोग कर आलू की फसल प्राप्त करना, दूसरा अदरक के प्रकंद से पौधा उगाना, ठीक है ना। यानी कायिक प्रवर्धन क्या करते हैं, हम कोई पौधा ले लेते हैं, उसका जड़ा ले लिया या पत्ती या फिर तना से दूसरा पौधा निर्माण करने की विधि हमारी क्या है, कायिक प्रवर्धन है, ठीक है ना। अभी आप इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, क्योंकि 10 दिनों के अंदर मैं आपका इसका पूरा मॉडल पेपर देने वाला हूँ। आपको जीव विज्ञान का पूरे क्वेश्चंस में सॉल्व करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना, जिससे कि हमें पता चलेगा आपको ज़रूरत इसकी है, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, पहला तो हो गया, दूसरा देखते हैं। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है क्यों, है ना। जो बड़े जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है जटिलता के कारण। देखते हैं। यह सत्य है कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जटिल तथा धीमी है, फिर भी बड़े जीवों में यह विशिष्टता के साथ विकसित हुआ है। इसका कारण यह है कि इस प्रजनन द्वारा जीवों के संततियों में आनुवंशिक विविधता का समावेश होता है। यह विविधता जीवों को प्रतिकूल या परिवर्तनीय परिस्थितियों में अनुकूल प्रदान करती है तथा जीवन क्षमता दर बढ़ाती है। इसका कारण एक तो ये हो गया कि इस प्रजनन द्वारा जीवों के संततियों में आनुवंशिक विविधता का समावेश हो जाता है। दूसरा हो जाएगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीव जीवन को निर्वाह सकते हैं या फिर और उनकी जीवन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जुस्पेर यानी अलैंगिक चलबीजाणु तथा युग्मनज के बीच अंतर अध्ययन विभेद कीजिए, ठीक है ना। अलैंगिक चलबीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद कीजिए। तो चलिए अंतर देख लेते हैं। जुस्पोर तथा युग्मनज के बीच, है ना। जो जुस्पोर होता है या अलैंगिक चलबीजाणु होता है, इसमें पहला अंतर क्या है, यह अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना है, और यह लैंगिक युग्मनज क्या होता है, लैंगिक जनन से संबंधित है। जुस्पोर किससे है, अलैंगिक जनन से, ठीक है। दूसरा, ये प्रायः अणुसूत्र होते हैं, ये प्रायः अगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होते हैं, ठीक है ना। जुस्पोर क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होते हैं। तीसरा, जुस्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं, इसमें यह नर व मादा युग्मनों के संलयन से बनता है, इसमें 2 जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। ये चल होते हैं, प्रायः अचल होते हैं, ठीक है ना। युग्मनज क्या होते हैं, अचल होते हैं, अचल, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है। क्वेश्चन है आपका,
अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? यानी जो संतति अलैंगिक जनन से बनी है वो लैंगिक जनन से बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? फिर आता है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने पूर्वज से आकारिकी एवं आनुवंशिक दृष्टि से एकदम समान होती है, क्योंकि इनका विकास केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। परंतु लैंगिक जनन नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से होता है, जिनका निर्माण समानतः अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, जो युग्मकों में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करता है। संलयन पश्चात आनुवंशिक विविधताओं का युग्मज में पुनर्योजन होता है। ठीक है ना, ये आपका है कि देखिए जो आपका अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने पूर्वज से आकार की आनुवंशिक दृष्टि से एक समान होती है ना। जो अलैंगिक जनन से संतति पैदा होती है वो अपने पूर्वजों से समान होती है, आकार में भी और आनुवंशिक दृष्टि से भी, है ना, क्योंकि इनका विकास केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यहाँ से देखिए अलैंगिक जनन विकास कैसे होता है, तो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। परंतु लैंगिक जनन में क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से होता है, जिनका निर्माण समानतः अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, जो युग्मकों में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करता है। संलयन के पश्चात आनुवंशिक विविधताओं का युग्मज में पुनर्योजन होता है। आगे बढ़ते हैं। जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक अथवा अलैंगिक, और क्यों? या लैंगिक जनन के द्वारा बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? चलिए देखते हैं। तो जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन है। ठीक है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें नर एवं मादा जीवों से उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक संलयित होकर नए संतति उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों युग्मकों के निर्माण के दौरान कुछ विविधताएं आती हैं तथा इनके संलयन के पश्चात इन विविधताओं का पुनर्योजन होता है। अतः इस जनन से उत्पन्न जीव अधिक अनुकूलित एवं जनन क्षम होते हैं, अर्थात जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, नर भी मिलता है और मादा भी मिलता है, दोनों के गुण इस जीव पे आ जाते हैं। जो संतति बनती है वो नर का भी ले लेता है गुण और मादा का लेता है, जिससे इसकी जो जीने की क्षमता है बढ़ जाती है। इसलिए क्या है कि जो लैंगिक जनन होता है वो अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, अलैंगिक जनन की अपेक्षा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको पूरा इसका हल चाहिए तो आप तुरंत कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ना, दोस्तों को शेयर करिए। मैं सारे पाठ आपको बोला हूँ 10 दिन के अंदर पूरा आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन लिखी है ना, एक पुष्प में निषेचन पश्च निम्न परिवर्तन है। क्वेश्चन है कि जो एक फूल होता है उसमें निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होते हैं, आपको बताना है। तो एक पुष्प निषेचन के बाद निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज बनता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, बीजांड बीज बनता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल से में रूपांतरित होता है। जो निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय किस में रूपांतरित हो जाता है, फल में रूपांतरित होता है। फल की दीवार फल भित्ति कहलाती है। तीसरा क्या हो जाएगा, वर्तिका गिर जाती है और फल पर अपना चिन्ह छोड़ जाती है। चौथा, पुष्प के अन्य भाग जैसे पुंकेसर दलपुंज गिर जाते हैं। पांचवा, त्रिक संलयन से बना प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाता है। यानी ये चीज़ें होती, पहला क्या हो जाएगा कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज बनता है। दूसरा हो जाएगा आपका बनता है निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में रूपांतरित होता है। फल की दीवार फल भित्ति कहलाती है। फिर वर्तिका गिर जाती है और फल पर अपना चिन्ह छोड़ जाती है। चौथा, पुष्प के अन्य भाग जैसे पुंकेसर दलपुंज गिर जाते हैं। पांचवा हो जाएगा त्रिक संलयन से बना प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखी है ना, सॉरी, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तरफ आप अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, यह सदैव जन की प्रक्रिया है ना, जन की प्रक्रिया है। यह समानतः द्विजन की प्रक्रिया है ना।
ये जनकी प्रक्रिया लैंगिक है और लैंगिक द्विजनकी प्रक्रिया है। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। अलैंगिक में क्या होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता, और लैंगिक में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है, युग्मक निर्माण आवश्यक होता है। यह प्रजनन की तीव्र विधि है, यह प्रजनन की अपेक्षाकृत धीमी विधि है। यह एक कायजनिक प्रजनन है, यह एक भ्रूणी प्रजनन है। ठीक है ना, याद रखना है, इस पॉइंट को जो याद रखना है कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो कायजनिक होता है, और लैंगिक क्या होता है, भ्रूणी होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी याद रखें कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है तीव्र होता है, और लैंगिक क्या होता है, धीमा होता है। आगे पुनरुद्भवन क्या है, इसका उदाहरण लिखिए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पुनरुद्भवन, है ना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको करा दिया हूँ। ठीक है, जीव जंतुओं की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंगों का वृद्धि अथवा कायिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण द्वारा प्रस्तावित होता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। उदाहरण हाइड्रा प्लेनेरिया, है ना, यानी जीव जंतुओं की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंशों का वृद्धि अथवा कायिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण द्वारा प्रतिस्थापन होता है। ठीक है ना, फिर आता है आंतरिक निषेचन क्या है, इंपॉर्टेंट है, उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, स्थलीय जीवों में प्रायः आंतरिक निषेचन पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे सरीसृपों, पक्षियों, स्तनियों एवं अधिकांश पौधे जैसे ब्रोयोफाइट्स, टेरियोफाइट्स, अनावृत्तजीवी, आवृत्तबीजी तथा कवकों में युग्मकों संलयन जीव के शरीर के अंदर संपन्न होता है, अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। इन जीवों में अंड अथवा मादा युग्मक अचल होता है तथा मादा के शरीर में के अंदर अंडाशय में उत्पन्न होता है, जबकि नर युग्मक अथवा शुक्राणु चल होता है। उदाहरण सरीसृप, पक्षी, स्तनी, उच्च श्रेणी के पौधे। युग्मक स्थानांतरण को संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से निषेचन, यहाँ पे निषेचन है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या है, निषेचन लिख लेना, यहाँ पे आपको निषेचन है ना, निषेचन से रूप से निषेचन एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन को क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ, है ना, फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें नर युग्मक गति कर सके। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा ट्रिडोफाइटा में जल ही माध्यम, है ना। पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, आप आगे बताते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना, चैनल की होता है जिससे होगा युग्मक स्थानांतरण संपन्न होता है। सतत प्रजनन क्या है, उदाहरण से समझाइए। इस विधि में मातृ पौधे की शाखाओं के आधारी एवं मध्य भाग को झुकाकर 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी खाई में दबा दिया जाता है, लेकिन इसका शीर्ष भूमि के ऊपर रहता है। कुछ समय बाद इसकी प्रत्येक पर्वसंधि से नीचे की ओर जड़ें तथा ऊपर की ओर प्ररोप विकसित हो जाते हैं। उदाहरण सेब, नाशपाती। ठीक है ना, सतत प्रजनन क्या है, तो भैया आपका उदाहरण सही समझाइए तो आपका सेब और नाशपाती होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या करते हैं, पौधे, इस विधि में मातृ पौधे की शाखाओं, है ना, के आधारी एवं मध्य भाग को झुकाकर 5-10 सेंटीमीटर गहरी खाई में दबा दिया जाता है। ठीक है ना, शीर्ष ऊपर रहता है। अब जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीवों के लिए जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने संततियाँ उत्पन्न करते हैं। प्रजातियों को अविरलता सुनिश्चित करने हेतु जनन अनिवार्य है। अगर जनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना, एक कोशी अथवा अकोशिकी जीवों जैसे अमीबा को अमर क्यों कहा जाता
है। ठीक है ना, इसका भी उत्तर देख लेते हैं। एक कोशिश जीव जैसे अमीबा में गुणन की प्रमुख विधियां हैं विखंडन, बहुविखंडन तथा रूपोरिलेशन। इन सभी विधियों में मुख्यतः बात यह है कि जीव कोशिका एक साथ दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभक्त होकर अगली पीढ़ी की कोशिकाएं बनती हैं ना। अतः कोशिका बड़ी होने से पहले संतति कोशिका में बढ़ जाती है कि ये कोशिकाएं जीव जैसे अमीबा अमर जीव कहलाते हैं। इसका उत्तर है, आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर आता है अन्य प्रजक जंतुओं की अपेक्षा सजीव प्रजक जंतुओं के जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं, क्यों? इसका भी उत्तर रहा अंड प्रजक वे जीव होते हैं जिनका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों से होता है जो मादा जीव के शरीर के बाहर विकसित होते हैं। ये अंड वातावरणीय कारकों जैसे ताप, शुष्कता, अन्य जीवों द्वारा भक्षण आदि जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में से गुजरते हैं, जबकि सजीव प्रजक जीव मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज से विकसित होते हैं तथा प्रसव के पश्चात विकसित शिशु के रूप में बाहर आते हैं। भ्रूणी देखभाल तथा संरक्षण के कारण इनकी उत्तरजीविका के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। क्वेश्चन ये रहा आंसर। यद्यपि आलू का कंद एक भूमिगत भाग है लेकिन फिर भी इसे तना कहते हैं। दो कारण दीजिए। ठीक है ना, आलू कंद भूमिगत होने के पश्चात भी एक तना है। इसके निम्न कारण: पहला, कंद पर स्पष्ट पर एवं परसंधि का पाया जाना। दूसरा हो जाएगा परसंधियों पर कलिका का पाया जाना। ठीक, उत्तर हो गया आपका। ये चित्र रहा है ना, ये रहा आपका चित्र। ठीक है ना, आप चित्र भी इसको बना लेना बढ़िया सा। ठीक है, एक चित्र ये वाला है और एक चित्र आपका ये वाला है। ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं? पौधे में ग्राफ्टिंग की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है ना, तो ये आपका रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका उत्तर। ठीक है ना, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये रहा आपका। ठीक है, ये आप वीडियो रोक कर लीजिए इसको नाम से ना। ये रहा आपका। ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है ना, इतना लिख लीजिए। आप वीडियो को रोकिए और इसको लिखिए। ठीक है, फिर आप इतना लिख लीजिए, है ना, फिर आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका चित्र। ठीक है ना, ग्राफ्टिंग द्वारा प्रतीक प्रवर्धन। ठीक है, चित्र हो गया आपका। आप वीडियो रोक के चित्र बनाइए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से लिख लीजिए इसको। ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हैं इसका अध्याय 2 का, 3 का, 4 का, यानी कि पूरा आप बायोलॉजी चाहते हैं, जल्दी जल्दी आप कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, मैं बहुत जल्द आपका इसको अगला पार्ट दे दूँगा। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिए। मिलते अगले वीडियो पे।